श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने अर्थशास्त्री और रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. ब्रह्मे। डॉक्टर ब्रह्मे, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद विकल्प जी। डॉक्टर ब्रह्मे, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आम बजट होता है वो किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए जो सरकार होती है उसकी दिशा, उसकी कार्य योजना और उसकी जो प्राथमिकताएं होती हैं उसे दर्शाता है। ये तो आपके अनुसार वित्त मंत्री ने हाल ही में जो आम बजट पेश किया है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए, ये जो है सरकार के गठन के बाद ये पूर्णकालिक बजट आया है जी। और क्योंकि इसके पहले एक अंतरिम बजट आ चुका था फरवरी में जी। और सरकार को जो भी पैसे खर्च करने होते हैं उसके लिए जो है संसद की अनुमति लगती है जी। तो उसके लिए ये बजट एक पूर्णकालिक बजट आया है जी। सरकार ने इसमें अपनी जो बजट में जो प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है जी। तो प्रमुख रूप से वित्त मंत्री अपने बजट को 9 बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया है। अच्छा। कि जो भारत को एक विकसित बनाना है तो हमें किन 9 बिंदुओं की ओर ध्यान देना होगा। ये जो कि अंतरिम बजट में भी विकसित भारत की बात की गई थी और सब जानते हैं कि 2047 तक हमें राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाना है जी। तो उसके लिए 9 बिंदु में प्रमुख रूप से उन्होंने कहा है। उसमें प्रमुख बिंदु हैं कि एक तो खासकर कृषि क्षेत्र की बात उन्होंने की, उत्पादन बढ़ाने की वहां पे। दूसरा जो है रोजगार की बात की है जी। रोजगार और कौशल विकास की बात की उस पे। तीसरा उनका है कि जो हम एक समावेशी विकास हो, सभी लोगों को विकास के लाभ मिले, वो तीसरी बात कही है। चौथी बात जो है वो उद्योग से जो है खासकर विनिर्माण जो क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको लेकर उन्होंने अपनी योजना इस बजट में रखी है जी। और पांचवा शहरी विकास और ऊर्जा में जो है आत्मनिर्भरता, ऊर्जा जो सुरक्षा और साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के इस पर ध्यान है और इसके साथ इनोवेशन और जो है रिसर्च और डेवलपमेंट और अंतिम जो 9वां है कि हमें विकास के लिए कुछ जो है नए सुधार भी करने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या होंगे। इन 9 बिंदुओं पे ये पूरा बजट वित्त मंत्री जी का केंद्रित है। डॉक्टर ब्रह्मे, आप जब ये प्राथमिकताओं की बात बता रहे थे या जो प्रमुख विशेषताओं की जब आप बात कर रहे थे तो आपने रोजगार के बारे में भी बात की। जी हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बजट में रोजगार को बढ़ाने और युवाओं के कौशल विकास के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के रूप में 3 योजनाओं को भी लागू करने की बात कही है। इसके बारे में थोड़ा मैं श्रोताओं को बताएं। देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में एक बहुत तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है जी। और हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है जी। पर हमारे विकास के साथ एक चुनौती बहुत बड़ी ये आ रही थी और काफी इसकी आलोचना हो रही थी कि रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे जी। तो इस बजट में एक ऐसी नई स्कीम जो लॉन्च की गई है, जो प्रधानमंत्री जिसे हम की तरफ से 3 योजनाओं के उल्लेख वो कर रही थी वित्त मंत्री जी। और ये मैं आपसे कहूं कि गैर कृषि क्षेत्र में ये जो योजनाएं हैं वो गैर कृषि क्षेत्र के लिए है और ऐसा जो जिसको उन्होंने नाम दिया है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी रोजगार से संबद्ध क्या हम प्रोत्साहन दे सकते ये दिए हैं। ऐसी 3 योजनाएं बनाई हैं कि जो रोजगार से जुड़ी हुई हैं उसमें सरकार प्रोत्साहन देगी ऐसी। तो ये विकास और रोजगार को प्रत्यक्ष रूप से पहली बार इस देश में जोड़ा गया है, यानी स्पेसिफिक टारगेट लेके बताया गया कि कितने रोजगार देंगे। यदि कोई फर्म है, कोई उद्योग है, कुछ लोगों को रोजगार दे रहा है, नए लोग रोजगार में आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, तो उनको हम कितना लाभ देंगे जी। ये उन्होंने इसमें उल्लेख किया कि पहले महीने की तनख्वाह हम देंगे उनको 15,000 तक। यदि किसी की 1 लाख तनख्वाह है तो 15,000 तक सरकार उनको देगी जी। है ना, कोई उद्योग रखता है तो। और दूसरा भी है कि जो एम्प्लॉयर के लिए है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है ईपीएफओ में उनके पेंशन के लिए, वो भी जो है सरकार
3,000 रुपए जो है प्रति माह 2 साल तक देगी। ये बात सरकार ने कही। इस प्रकार की 3 जो योजनाएं हैं सरकार ने, तो प्रमुख बात यह है कि सरकार ने इस बजट पे एक ये इसकी बड़ी विशेषता है कि ये विकास के साथ रोजगार को जोड़ा और इसके साथ कौशल विकास कि कैसे हम कौशल विकास बढ़े। इसके साथ और भी दूसरी एक योजना है युवाओं के लिए, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज्यादा युवाओं में है। बिल्कुल। और पढ़े लिखे लोगों में वो और ज्यादा है। जी। युवाओं में वैसे ही बेरोजगारी ज्यादा है और जो पढ़ा लिखा है, खासकर ग्रेजुएट जो पास हैं, उनमें और ज्यादा बेरोजगारी है। उसके लिए सरकार ने कहा कि हम 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देंगे। वो बच्चे जाएंगे जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो हमारे देश की 500 जो बड़ी कंपनियां हैं वहां जाके 1 साल रहेंगे और वहां उनको 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यानी 60,000 और 6,000 रुपए अतिरिक्त, तो कुल मिला के 66,000 रुपए उनको मिलेगा। तो बड़ी कंपनी में रह के उनका जो वहां सीखेंगे वो, तो ये एक बहुत ही नवीन जो प्रयास है किया गया। और इस चीज की बात चूंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि हर किसी को इंटर्नशिप करना है। तो विश्वविद्यालय से भी छात्र जाएंगे, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से भी छात्र जाएंगे। पर ये इस तरीके से देखिए कि इसमें लगभग 20 लाख बच्चे हर साल इंटर्नशिप के लिए जाएंगे यहाँ पर। तो ये टारगेट फिक्स किया और ये कहा गया कंपनियों को कि वो चीज है, आप उसको उनका जो CSR फंड है उस फंड से इसकी व्यवस्था करें। स्पष्ट रूप से ये बात इस बजट पे कही गई। मतलब नियोक्ता के साथ साथ में जो रोजगार पाने वाले हैं दोनों को प्रोत्साहन दिया गया। और शिक्षा प्रणाली पे ये सवाल कई बार उठते रहे हैं कि वो रोजगार परक नहीं है या उद्योगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाती है। तो इससे ये दूर होगा जब वो इंटर्नशिप करेंगे युवा, तो उनको उद्योगों का एक्सपोजर मिलेगा, वहां पे और अच्छा काम सीखने का। एक बात और है, जब रोजगार की बात होती है तो हमारे यहाँ पर जो लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उनका रोजगार देने में बड़ी महती भूमिका रहती है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी जो है वो विशेष पैकेज लाया जा रहा है। इसके बारे में बताएं। देखिए, बजट है, मैं खासकर कहूं कि तो रोजगार और कौशल विकास के लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से समझिए कि फोकस है इस पे, इसके केंद्र में है ये चीज। और ये जानकर कि सबसे ज्यादा रोजगार जो पैदा होता है वो लघु और मध्यम और छोटे उद्योगों में होता है। तो इसीलिए सरकार ने जो विनिर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो लघु उद्योग हैं उनके लिए बहुत सारे प्रावधान इसमें किए हैं। जैसे जो प्राण वायु है उद्योगों की, वो उनका जो पूंजी है, उनको जो लोन है, क्रेडिट मिलना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसमें जो है एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लघु उद्योग के लिए लाई गई है। दूसरा ये है कि जो उनको जो क्रेडिट का असेसमेंट करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से क्रेडिट का असेसमेंट किया जाता है कि एक उद्योग को कितने क्रेडिट लोन दिया जाएगा, तो एक उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक पुराना तरीका है, हम नया ज्यादा अच्छा तरीका असेसमेंट मॉडल उन्होंने कहा मतलब में कि हम उसको लाएंगे। और खासकर कोई उद्योग, लघु उद्योग, क्योंकि हमारे देश में वो ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, वो यदि कुछ स्ट्रेस में है, उनको यदि कुछ पूंजीगत दबाव है और दूसरे दबाव हैं, तो उसको भी कहा है कि स्ट्रेस के पीरियड में भी उनको जो क्रेडिट सपोर्ट की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। और हम सब जानते हैं कि मुद्रा लोन जो छोटे तरुण इकाई हैं उनको 10 लाख से बढ़ा के उसको 20 लाख कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो सिडबी है, जो MSME छोटे जो उद्योग हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, उसका एक क्लस्टर बनाया जाएगा। और ऐसा 24 ब्रांच, और उन्होंने टारगेट है कि 3 साल के अंदर हम इसको दे देंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने उद्योगों के बाजार के लिए भी बात की कि हम उनको बाजार भी उपलब्ध कराएं, उनकी पूंजी की जरूरत भी पूरी हो, लोन की जरूरत भी हो और उनके लिए बाजार भी रहे। तो उन्होंने एक ई-कॉमर्स जो है एक्सपोर्ट हब की बात करी कि हम विदेशों में भी जो है लघु उद्योग अपने सामान का विक्रय कर सके। रमेश साहब, ये तो हमने बात की उद्योगों की, रोजगार की। अब हम आते हैं कृषि क्षेत्र पर, क्योंकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो इस बजट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और सरकार ने बजट में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की बात कही है। अगले 2 वर्षों में करीब 1 करोड़ किसानों को इसके लिए सहायता दी जाएगी। वहीं बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। इसके बारे में श्रोताओं को बताएं। देखिए, आर्थिक सर्वे में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई थी जो एक दिन पहले बजट के आता है कि जो 2 बड़ी समस्याएं हमारे देश की हैं, एक जो आम आदमी को जिससे रूबरू होना पड़ता है, सामना होता है, एक बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। महंगाई जो हमारे देश में है वो खासकर महंगाई खाद्य वस्तुओं के कारण इतनी ज्यादा महंगाई बनी हुई है। ये 2 समस्याएं, बेरोजगारी और महंगाई को ध्यान में रखकर पहला ही जो इन्होंने बजट का जो उद्देश्य रखा था, जो उनका
लक्ष्य था कि कैसे हम कृषि की उत्पादकता बढ़ाएं और किस प्रकार से हमारे देश में जिन चीजों में यदि कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं है, खासकर जो तिलहन है और दलहन है, तो उनका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं। और उन्होंने मिशन जो लॉन्च किया है दालों के लिए और जो है तिलहन ऑयल सीड्स के लिए, ये बात कहा है। सब्जियों में ज्यादा महंगाई ज्यादा है और जल्दी बढ़ जाती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हम जो जहां पर ये ऐसे ज्यादा उपभोक्ता केंद्र हैं उनके समीप ही हम इस प्रकार के जो है क्लस्टर डेवलप करेंगे कि वहां पे ज्यादा इनका उत्पादन हो। और इसके साथ एक और चीज कि कृषि आज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर हो रहा है कृषि पर। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी बीज भी देंगे, 109 प्रकार के यील्ड बताए जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होंगे, जो जलवायु परिवर्तन का कम असर होगा, जिससे किसान को जो है उतना नुकसान ना उठाना पड़े। तो ऐसी अनेक बातें कृषि के लिए भी इसमें कही गई हैं। जी डॉक्टर ब्रह्मे, अब हम बात करते हैं जनजातीय समुदाय की, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आदिवासी बहुल राज्य है। तो सरकार ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान चलाने का भी घोषणा की है इस बजट में। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम जानते हैं स्वतंत्रता के इतने दिनों के बाद भी हमारा जो देश है वो गांव में ही बसता है। बिल्कुल, लगभग 6 लाख से ज्यादा हमारे पूरे देश में गांव हैं। जी। और उसमें भी जो जनजाति गांव हैं वहां तक, चूंकि वो पहाड़ों में रहते हैं ज्यादातर जनजातियां, वहां तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच सकी है जो कि आम गांव जो शहर के नजदीक हैं वहां पहुंच चुकी है। तो इसलिए सरकार ने जनजाति गांव को लिया है कि किस प्रकार से उन्नत जो ग्राम अभियान हो और उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति हो उसमें सुधार के लिए ये किया गया है। और ये खासकर जो आकांक्षी जिले हैं जो नीति आयोग ने परिभाषित किया है, उन आकांक्षी जिलों में जो जनजाति परिवार है उनको ये पूरा कवरेज देगी ये योजना। और लगभग ऐसी योजना में ऐसा कहा गया कि जो हमारे 5 करोड़ जनजाति लोग हैं और जो लगभग 63,000 गांव में हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से योजना लागू की गई। एक और इसमें बड़ा आकर्षक प्रावधान है कि जो हमारी जो देश की जो विकास की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए जो है वो कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। कॉर्पोरेट जो कर की दर है उसे घटाया गया है। एंजल टैक्स जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उसे खत्म किया गया है। तो इससे कितना फायदा पहुंचेगा? ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो इनोवेशन है और रोजगार में जो जा रहे हैं, युवा जो जा रहे हैं तो अपना स्वयं दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो ये थोड़ा सा उनको खासकर जो फंडिंग के लिए जो है शुरू में जो समस्या हो रही थी कि एंजल टैक्स लग गया था उन पर, तो उसको समाप्त किया गया। ये एंजल टैक्स के बारे में हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बताइए कि क्या होते हैं। ये असल में ये है कि एक प्रकार से जो नए जो लोग हैं जो बिजनेस में आना चाह रहे हैं, नए कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था करते हैं, इन्वेस्टर पे ये टैक्स लगा दिया गया था। इससे कई लोग जो है विदेशों में भी जो लोग हैं जो यहाँ आके स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इससे सहायता मिलेगी। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट विदेशों से भी बढ़ेगा और यहाँ के भी जो युवा हैं जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं उनको ये एक बहुत बड़ी कोई एक सहायता के रूप में भी है कि उन्हें कोई टैक्स अब एंजल टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। एक अंतिम प्रश्न, केंद्रीय बजट में जो अंतरिक्ष से संबंधित अर्थव्यवस्था है उसको अगले 10 साल में बढ़ाकर 5 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का भी ऐलान किया गया है कि जो स्पेस जो है वो एक बड़ा बाजार है, उसमें भी भारत की दमक जो है वो दुनिया में महसूस हो, इसके लिए सरकार ने ये किया है। इसका कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, जो स्पेस सेक्टर है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे भी है। स्पेस की जानकार कहते हैं कि भारत पूरी दुनिया में अभी 5वें नंबर पे स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारी वैसे इकोनॉमी भी हमारी 5वें नंबर पे है और जो है ये कोइंसिडेंस है कि हमारा जो स्पेस भी रिसर्च में हम कहें या इनोवेशन में या स्पेस टेक्नोलॉजी में हम 5वें नंबर पे और भारत से बड़ी मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। हमने मार्स मिशन किया, तो ये पूरी तकनीकी है। इस तकनीकी में भारत अपना जो विदेश में जो हिस्सा है इसको बढ़ा के लगभग 10% तक करना चाहता है। अभी हमारा हिस्सा कम है इस पे, इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि हम इसके लिए और फंडिंग
करेंगे, क्योंकि इसरो हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब हमारे यहाँ से विदेशों के भी सैटेलाइट हम अपने यहाँ से छोड़ रहे हैं, हरिकोटा से आप, तो उस क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारी और अभी गुंजाइश है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा उसमें शेयर अभी और बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो इसलिए उस सेक्टर को जो है और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है, हमको मौसम की जानकारी और दूसरी सारी जो जानकारी है वो सैटेलाइट के माध्यम से ही मिलती है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका यदि प्रभुत्व होगा तो ये आपकी सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, आपके विकास के लिए भी अच्छा है। डॉक्टर ब्रह्मे, वैसे तो जो केंद्रीय बजट एक बहुत ही वृहद विषय है, लेकिन हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में इस पूरे बजट को हमारे श्रोताओं को बताया। आपका हार्दिक आभार है। धन्यवाद विकल्प जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।